सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ बेहद ज़्यादा खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। इंसान जब तक जिंदा होता है तब तक उसको बड़े ही प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका नाम और उसकी पहचान कहीं पर खो जाती है और वो कहलाता है सिर्फ एक मुर्दा। मुर्दा घर एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी आते जाते खत्म होती रहती है और वहां राज चलता है सिर्फ मुर्दों का। जब खुद पे लाचारी और बेबसी हो और जिम्मेदारी सर पर हो तो इंसान अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता। ऐसा ही लड़का था शेखर। बेचारा ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, इस वजह से उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिली। दर दर की ठोकरें खाकर अब वो थक गया था और उसको जिल्लत सहने की आदत हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी ने उसके हाथ बांध दिए थे। एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। उसका एक दोस्त पास ही के एक सरकारी दवाखाने में सफाई का काम करता था। उसने अपनी कहानी शंभू, जो कि उसका दोस्त है, उसको बताई। शंभू ने कहा कि मैं जहां पर काम करता हूं वहां चल, शायद वहां पर कोई काम मिल जाए। शंभू शेखर का बहुत पुराना दोस्त था। कभी एक गांव में साथ में दोनों घूमा करते थे। शहर आने के बाद से दोनों ज्यादा मिलते नहीं थे, फिर भी शंभू ने शेखर की मदद करी। शेखर को सफाई का काम मिल गया। मरता क्या ना करता। शेखर को तो काम की तलाश थी ही, जो कि अब पूरी हो गई, और काम घर के पास में था तो उसको ज्यादा तकलीफ भी नहीं थी। वो रोज सुबह सफाई के लिए दवाखाने आता और शाम को चला जाता। ऐसे ही उसका काम चालू होने लगा। शंभू से भी अब उसकी रोज मुलाकात होने लगी थी। अब शेखर को महीना होने को आया था। पगार का दिन था और पगार हाथ में आते ही शेखर को बहुत अच्छा लगा। भले ही कम सही, लेकिन जरूरत के लिए पैसा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद शंभू का पैसे लेने का नंबर था। उसको शेखर से भी दुगनी पगार मिली। ये देखकर शेखर हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, फिर भी उसकी पगार दोगुनी क्यों? घर वापस जाते वक्त शेखर सोच रहा था, लेकिन उसने पूछा नहीं। शाम को शंभू के यहाँ खाना था सभी दोस्तों का। सोचा उसने कि वहीं जाकर उससे पूछूंगा। शाम होते हुए शंभू ने खाने का सामान, मुर्गा और दारू साथ में रखे। उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी घर बुलाया था। शेखर को नहीं पता था कि शंभू अब दारू पीने लग गया है। खाना हुआ और अब शंभू के सभी दोस्त पीने बैठ गए, शेखर को छोड़कर। शेखर ने शंभू से पूछा, अरे शंभू, तू तो कभी दारू नहीं पीता था, अब बहुत पीने लग गया है, क्या बात है? शंभू हंसते हुए बोला, अरे शेखर, तू भोला का भोला रह गया रे। पैसा है इसीलिए सब शौक पूरे कर लेता हूँ, कभी कभी अपने लिए जी लेता हूँ यार। ले तू भी ले, शर्मा मत। नहीं यार, मैं ये सब नहीं करता, मुझे माफ कर। शेखर ने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा मुझे ये बता, तू और मैं एक ही जगह पर काम करते हैं, फिर तेरी पगार इतनी ज्यादा कैसे है? तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच बता। शंभू ने शेखर को एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसा कमाने के 1000 तरीके हैं मेरे भाई, बस तू तैयार हो तो सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। मैं समझा नहीं। शेखर ने फिर से उसको पूछा। मैं रात को उसी दवाखाने के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूं, शंभू ने बोला। मुर्दा घर का नाम सुन के शेखर डर गया। उसको सहमत देखकर शंभू बोला, यही वजह से मैं पैसे कमाई कर रहा हूं। सभी लोग डरते हैं वहां जाने से, इसलिए कोई नहीं मिलता वहां काम करने के लिए। मैं काम करता हूं तो मुझे पैसा भी बढ़िया मिल जाता है। मैं वहां पर दारू लेके जाता हूं और पीकर सो जाता हूं मुर्दों के साथ मुर्दा घर में। ऐसा बोलकर वो हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर चले गए और शंभू रात की मुर्दा वाली ड्यूटी पे चला गया। शेखर अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर के बारे में सोचने लगा। अगर वो भी ये काम कर सके तो उसके कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे, कुछ पैसा आएगा, घर वालों को भी वो खुश कर पाएगा। शेखर रात भर इसी सोच में पड़ा रहा। सुबह अपने काम खत्म करने के बाद
वो दवाखाने में अपनी ड्यूटी पे चला गया। शंभू भी उसको रास्ते में मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त शेखर ने मुर्दाघर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। ओए शंभू, तुझसे मेरी हाथ छुपी नहीं है, पैसों की जरूरत मुझे भी है, क्या मैं भी मुर्दाघर? इतना बोलते ही शंभू हंस पड़ा। अरे शेखर भाई, तुम मुर्दों के बीच में रहेगा वैसे? तू तो दारू भी नहीं पीता मेरे यार, मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई खाने का काम नहीं है, समझा? शेखर ने एक बार शंभू की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, पर मैं कर लूंगा। दूसरे ही दिन शंभू ने अपने साहब से बात करवा के शेखर को वो एक्स्ट्रा ड्यूटी दिलवा दी। लेकिन अब शंभू भी साथ में रहने वाला था तो कोई डर की बात नहीं थी। दूसरे ही दिन शेखर की ड्यूटी चालू होती है। शंभू रात को मुर्दाघर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दाघर में आते ही शंभू ने बताया, ये दरवाजा ठीक से लगता नहीं है, इसलिए इसको लकड़ी फंसा कर रखना, अगर ये बंद हो गया तो अंदर से नहीं खुलेगा, और जब तक कोई बाहर से नहीं खोलता हमको अंदर इन मुर्दों के बीच में रहना पड़ सकता है। शेखर के सामने उसने दारू लगा ली और फिर सो गया। शेखर बेचारा मुर्दों के बीच में अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी और उसको काफी अजीब लग रहा था, एकदम सन्नाटा। वो बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दाघर में लाइट तो थी, लेकिन इतने मुर्दों में थोड़ी सी भी हलचल हो जाए तो आवाज हलक से बाहर ना आए और जान चली जाए। जैसे तैसे पहली रात कट गई और शेखर को थोड़ी हिम्मत आ गई। अब दोनों रोज रोज मुर्दाघर में ड्यूटी करने लगे। कुछ रोज बीत जाने के बाद यहाँ काम करना शेखर को काफी आम लगने लगा। दिन गुजरते गए और पैसा भी आने लगा तो शेखर के बहुत से काम बनने लगे और अब उसके घर वाले भी खुश थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। एक रात उस मुर्दाघर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया। उसको एक पलंग पर लिटाकर सब लोग चले गए और दिखने में वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगाकर शेखर आराम कर रहा था। इतने में ही बाहर से उसे हल्ला सुनाई दिया। शोर सुन के शेखर बाहर देखने जाने लगा और उसने शंभू को उठाया। शंभू जो कि दारू पीकर सोया हुआ था, वो आधी नींद में उठा। रात का करीब 1 बज चुका था और उसकी दारू अब उतरने लगी थी। वो उठकर बैठ गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। कोई उसको दारू पीता हुआ पकड़ लेगा तो नौकरी जाने का खतरा था। शेखर दरवाजे को लकड़ी फंसाकर चला गया। बाहर दवाखाने के ग्राउंड में भीड़ थी। इधर शंभू उठकर बैठ गया और उसको बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर की हवा सामने की खिड़की से आई और एक जोरदार आवाज हुई। दरवाजे की लकड़ी सरक गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब शंभू की दारू पूरी तरीके से उतर गई और उसे डर लगने लगा। एकदम से एक पलंग से कुछ हिला, ऐसा उसे महसूस हुआ। शंभू पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो गया। वो उठकर देखने लगा। मुर्दाघर काफी बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा तो उसे कुछ भी ना दिखा। अब हलचल कुछ ज्यादा ही दिखने लगी और वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। ये भयानक आवाज सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाए और उसके शरीर से खून निकल रहा था, जो कि फर्श पर गिर रहा था। बहुत जलने की वजह से उसकी चमड़ी कई जगह से लटक रही थी और उसकी एक आंख भी फूटी हुई थी और वो इतना जल चुका था कि कई जगहों से उसकी हड्डी तक दिख रही थी। ऐसा रूप देखकर शंभू के तो होश ही उड़ गए और ये सब कुछ उसके लिए काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। वो जोर से चिल्लाने लगा, दरवाजा ठोकने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो मुर्दा उठा और चलकर उसकी तरफ आने लगा, जिसे देखकर उसके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसकी सांसें फूलने लगी। अंत में डर के कारण उसकी मौत हो गई। इधर शेखर इस बात से बेखबर था। वहां एक आदमी आया था और सब उसको सुन रहे थे, जो कि पागल जैसा था। साहब, अभी जो लाश यहाँ पर आई है वो लाश नहीं है, एक जीता जागता शैतान है। शैतान वो जिंदा है साहब, उसमें शैतान आ गया है। वो जहां जाता है वहां मौत होती है साहब। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया। शेखर को एकदम से याद आ गया कि शंभू अंदर है और वो जल्दी से मुर्दाघर पहुंचा। दरवाजा बंद था तो वो डर गया। उसने झट से वो खोला और सामने देखा कि शंभू नीचे गिरा हुआ है। वो लाश अपने पलंग पर ही थी
उसने शंभू को उठाना चाहा, लेकिन वो उठा नहीं सका। शेखर ने डॉक्टर को बुलाया और उसको देखने के बाद डॉक्टर ने कहा शायद उसको दिल का दौरा पड़ा था, ये मर चुका है। शेखर ये सुनकर एकदम हैरान रह गया और उसका दिल भी जोर से धड़कने लगा। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया और 2 वार्ड बॉय उसकी लाश को लेकर मुर्दा घर में आए। शेखर डर से सहम कर दरवाजे के पास में ही खड़ा था। जैसे ही शंभू की लाश को एक बेड पर रखा जाने लगा, तभी एकदम से उसकी गर्दन शेखर की तरफ मुड़ी और शंभू की आंखें खुल चुकी थी। उसने शेखर को एक नजर देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। शेखर बेहद डर गया और उसने अपनी आंखें मलकर वापस देखा तो उसने पाया कि वो वैसे ही लेटा हुआ था। मेरा नाम राजन है और मैं मार्केटिंग में एक जगह पर काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा ही यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय कई बार मुझे लॉज, होटल वगैरह में रुकना पड़ता है। उनका पैसा हमेशा कंपनी ही देती है वैसे, लेकिन कभी कभी कुछ पैसा बचाने के चक्कर में मैं किसी छोटे होटल में या फिर ऐसी वैसी जगह पर किराए का कमरा लेकर रहता हूँ, ताकि वो जोड़ के ऊपर कुछ कमाई हो सके। पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी ये आदत एक दिन मेरी जान पर मुसीबत लाएगी। एक बार मैं शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहां से ऑर्डर भी लेना था। शाम तक काम हो जाएगा, इसीलिए मैं जरा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के तकरीबन 8 बज गए थे और अब घर जाना मुश्किल था। मैंने सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ और रात के ठिकाने का बंदोबस्त कर लेता हूँ। एक दुकान वाले से मैंने पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? सस्ता वाला हो कोई आसपास बताओ। उसने मेरी ओर देखा और फिर एकदम से मुझे अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पर एक छोटा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओगे तो रुकने का इंतजाम कर देंगे। मैं उसको मन ही मन ठीक है बोलकर गर्दन हिलाकर वहाँ से निकला। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार था। मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे आना, कहीं रुकना मत, सीधे ढाबे पर ही जाना। रास्ते में यहाँ पर सही चीज़ें नहीं होती हैं, तुम नए हो तो पता नहीं होगा, कोई रोके तो रुकना मत बिल्कुल भी। मैं हैरानी में था। मैंने बस गर्दन हिलाई और वहाँ से आगे चला गया। ऐसी बातें सुनने पर मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, पर एक बात ये भी थी कि ऐसी बातों पर यकीन करता कौन है आजकल। हवा थोड़ी ठंडी चल रही थी और हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रही थी। ठंडी से मुझे जुकाम होता है, इसीलिए मैंने जैकेट पहन रखी थी। शहर से जैसे ही मैं बाहर निकला तो घनी झाड़ियां चालू हो गई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे करी और हॉर्न बजाया। तभी मैंने देखा एक पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा था। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या दारू पी के पड़ा होगा। मतलब ये सब मैंने अपने माइंड में ही सोचा। मैं बिना रुके वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक रोशनी दिखी तो मुझे लगा कि यह वही ढाबा होगा जो दुकानदार बोल रहा था। पास जाकर मैंने देखा तो वहां छोटा सा घर था जिसके बाहर लिखा था होटल माया। वहां पर एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी चल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज लगाई, कोई है क्या? काफी देर के बाद एक दिया लेकर एक बुढ़िया आई। उसकी उम्र देखकर काफी लग रही थी, जो कि लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा यहाँ रहने के लिए रात में कमरा मिल जाएगा क्या? जो बनता है किराया दे दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर का अपना फायदा ही होगा। वो बोली, हाँ अगर खाना चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे, ये मैं हमेशा अपने पास रखता था। मैंने सोचा कि रात मैंने सही से दिखेगा या नहीं और खाना बनाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो मैंने बोला, नहीं अम्मा मैं शहर से निकला तो खा के आया था, तुम कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। घर अंदर से काफी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में वो मुझे छोड़कर चली गई और मैं काफी थक चुका था, इसी वजह से मैंने जल्दी से थोड़े बिस्कुट खा लिए
और साथ में लाया हुआ पानी पीकर खटिया पर लेट गया। खटिया जरा छोटी थी और मेरे पैर बाहर लटक गए। मैं पैरों को थोड़ा मोड़कर करवट लेके सो गया। थका हुआ था सो नींद भी जल्दी लग गई। कुछ समय के बाद आंखें खोली तो रात के 12 बज चुके थे। अपना फोन उठाया तो टाइम देखा। मुझे तभी कुछ कुतरने की आवाज आई। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और फिर वापस से सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं जरा चौंक सा गया। मोबाइल लेकर मैं दरवाजे के पास गया और बाहर आ रही उस आवाज को देखने लगा। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश करी पर मुझे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सोचा कि बुढ़िया को आवाज लगाऊं, लेकिन ये सोचकर कि इतनी रात में वो कहां जगने वाली है, चुप रहा। हिम्मत करके मैंने धीरे से दरवाजा खोला। डर तो खैर मैं भी गया था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहां पर बिजली भी नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज आएगी, डर तो लगेगा ना। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकला। आवाज बाजू वाले कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश करी पर कुछ दिखा नहीं। पहले मुझे लगा था कि मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से उसका झगड़ा हो गया होगा, क्योंकि रोने की आवाज किसी औरत की थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक झटके से दरवाजा खुल गया और मेरी धड़कन एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था और कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वही बुढ़िया बैठी हुई थी और अब वो बुढ़िया वाकई में काफी भयानक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। वहां पर एक आदमी सफेद कपड़े पहनकर खड़ा हुआ था। हालांकि उसके पूरे कपड़े लगभग खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्टों पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज आ रही थी काटने की, वो यहीं से आ रही थी। ये वही आदमी था जो कि शायद मुझे रास्ते में पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो भी काफी दर्द से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम सन्न हो गया और मैं पसीने से तरबतर हो गया। मैं उसे भागना चाहता था लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। आखिर मैं चक्कर खाकर गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही मैंने अपने आप को पूरी तरह संभाला और मैं जब नीचे गिरा तो मेरे ऊपर खून गिर गया। पता नहीं कहां से मेरे ऊपर अजीब से कीड़े रेंगने लगे। उस बुढ़िया के ऊपर भी वो कीड़े चढ़े हुए थे और हर तरफ से सड़ने की बदबू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई और हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था और वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी खुद को खड़ा करने में और भगवान का नाम लेके जैसे वहां से भागा मानो कहीं रेस में हूं। मैं जोर से चिल्ला रहा था और बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था और वैसे ही नंगे पैर वहां से भाग रहा था। पता नहीं कहां तक, बस जहां रास्ता दिख रहा था बस भागे जा रहा था। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया और अब मेरे लिए भागना मुश्किल था। थोड़ी दूरी पर मुझे फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा और जैसे ही वहां पहुंचा जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहां काम करने वाले लोग उठकर आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है, इसीलिए आया है तू। ये सालों से चलता आया है। वहां जो कोई भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, वो शापित होटल है, लेकिन जिसको दिखता है वो फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ था तभी तो जिंदगी मिली है। रात को फिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कहीं और जाऊं। इसी वजह से उन ढाबे वालों के बीच ही रहा। सुबह होते ही उन्हीं के साथ मैं अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह पर गया। मेरी बाइक वहीं थी, मेरा सामान भी वहीं था, लेकिन कुछ वहां पर नहीं था तो वो था वो खूनी होटल। पूरी जगह एकदम सुनसान थी। लग रहा था कि वहां पर कुछ था ही नहीं। मेरा सामान सड़क के साइड में ऐसे ही पड़ा हुआ था और बाइक भी ऐसे ही खड़ी थी। मुझे यकीन हो गया कि वो एक शापित होटल ही था। मैंने वहीं काम करने वालों से सुना था कि कई लोगों की जान ले ली थी उस होटल ने। मैंने रब से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेकर वहां से घर के लिए निकल गया। अपने सीने के अंदर उस शापित होटल की
उस खूंखार रात की याद लिए। मेरी प्यारी दोस्त नैना अब इस दुनिया में नहीं है। वो टाइफाइड की वजह से उसकी मौत 7 महीने पहले हो गई थी, पर मुझे आज ही लगता है कि वो मेरे आसपास ही कहीं पर है। 9 महीने पहले। निशा यार, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी अकेली दोस्त हो, मुझे कोई पूछता भी नहीं है। नैना ने पास पड़े पत्थर को तालाब में फेंकते हुए कहा। देख नैना, मुझे टीचर बनना है, इसीलिए मुझे शहर जाकर बीएड का कोर्स करना ही पड़ेगा। वैसे भी हम एक साथ स्कूल गए, उसके बाद एक साथ हमने बीए भी तो करा। अब मैं बस 2 साल के लिए यहाँ से बीएड के लिए जा रही हूँ, फिर जल्दी से जल्दी यहाँ पर वापस आ जाऊंगी, फिर मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। निशा ने नैना के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा और बोली, और याद रहे, मेरे आने तक अगर तुमने शादी कर ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? शादी किसने कहा तुमसे? तुम्हारी नानी बता रही थी कि अब इसका कॉलेज खत्म हो गया है तो जल्द से जल्द कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तुम्हारी शादी कर देंगी। वैसे भी मुझ बुढ़िया का क्या भरोसा, आज हूं कल नहीं। ऐसा मैंने नहीं, नानी ने कहा था। अरे ये तो नानी का रोज का है, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली, मैं बस तेरे साथ ऐसे ही रहने वाली हूँ। पर तू मुझे अकेला छोड़कर शहर मत जा यार, नैना ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा। अरे पागल, बस 2 साल की बात है, अब अपना मन छोटा मत कर। मैं तुझे वादा करती हूँ शहर से फ़ोन करूँगी। अब मैं चलती हूँ, कल सुबह मुझे निकलना भी है, पैकिंग करनी है। कल तू बस मुझे छोड़ने के लिए बस तक आ जियो। अच्छा तो ये है तेरी दोस्ती, जा, मैं नहीं आऊँगी। मेरे बस की नहीं है तुझे जाते हुए देखना, कहते हुए नैना वहाँ से चली गई। ये मेरी नैना से आखिरी मुलाकात थी। अगले दिन जब मैं शहर के लिए बस पकड़ने गांव से निकल रही थी, तब मुझे लगा कि नैना मुझसे मिलने ज़रूर आएगी, पर वो नहीं आई थी। जैसा उसने कहा था उसने वही करा। मैंने सोचा कि मैं शहर पहुंचकर उससे बात करूंगी, इसीलिए मैं भी गांव से शहर के लिए निकल गई। शहर आने के बाद मेरी कई बार फ़ोन पर नैना से बातें होती रही। हर बार वो मुझसे यही पूछती कि मैं गांव कब लौट रही हूँ। नैना का मेरे प्रति लगाव मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि नैना ने बचपन से ही अपने माँ बाप खो दिए थे। उसके बाद उसकी बूढ़ी नानी ने ही उसकी परवरिश करी। नानी से जितना हुआ उन्होंने नैना के लिए उतना करा, पर जब नैना को गांव के स्कूल में रखा गया तो गांव के बच्चे उसके सांवले रंग की वजह से उसे बार बार परेशान करते, जिस वजह से वो हमेशा रोती रहती। यही नहीं, कॉलेज में भी कई बार लोग उसका मजाक बनाते थे। उसका ये रोना देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दया आती थी उस पर, इसीलिए मैंने उसे अपना दोस्त बनाया था। मैंने नैना से कहा, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बताना। इस तरह हमेशा मैं उसका साथ देती थी और कभी भी उसको अकेला महसूस नहीं होने देती थी। इसी वजह से मेरे स्कूल से लेकर कॉलेज तक सिर्फ नैना ही मेरी दोस्त रही। मैंने अपनी दोस्ती सच्चे दिल से निभाई, शायद इसीलिए मरने के बाद भी नैना ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हाँ, सही सुना आपने, नैना भी मेरे साथ है। यह बात नैना की मौत होने के ठीक 1 महीने बाद की है, जब मैं पीजी के तौर पर शहर में रह रही थी। रोज की तरह कॉलेज से घर आके मैं अपने समय पर सो गई। उस रात तकरीबन 3 बजे मेरी आंख खुली। मैं अपने बेड पर करवट लेकर सो ही रही थी कि तभी मेरे सामने बाथरूम का दरवाजा अचानक से अजीब तरीके से आवाज करते हुए खुल गया। दरवाजे को ऐसा खुला देख मैं उठी और दरवाजा बंद करने चल पड़ी। दरवाजा बंद करते समय मुझे बाथरूम पे लगे कांच पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, मानो किसी ने लाल स्याही से उस पर कुछ लिख दिया हो। पास जाकर मुझे सामने लगे आईने के वो शब्द साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, समय का चक्र घूमा है, साथ किसी को लाया है। ये पढ़कर मैंने सोचा, बड़ी अजीब सी पहेली है, भला इसका क्या जवाब होगा। अगर मेरे साथ नैना होती तो। 1 मिनट, नैना? मैं डर के मारे उस आईने से दूर हो गई और बाथरूम का दरवाजा बंद करके अपने बेड पर आकर बैठ गई। मुझे एक पल के लिए लगा कि ऐसी पहेलियां तो सिर्फ नैना कहती थी। हाँ, नैना। अक्सर जब भी वो मुझसे मिलती या फोन पर बात करती तो आखिर में एक अजीब सी पहेली वो मेरे से बोलती। पहेली के जरिए हमेशा वो अपने मन की कोई ना कोई बात कहती। इतने साल में उसकी पहेलियां सुनती आई थी,
पर फिर भी उसकी अजीब सी पहेलियों का आज तक मुझे जवाब समझ में नहीं आता था। एक मिनट निशा, ऐसा कुछ भी मत सोच, तू नींद से उठी है, शायद कोई सपना होगा या वहम या फिर कुछ और। इतना सोचकर मैं अपने आप को संभालते हुए सीधे बाथरूम की ओर चल दी। धीरे से मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और सामने की ओर देखा, पर अब सामने ना तो कोई पहेली थी ना ही कुछ और। इस घटना को मैं अपना वहम समझकर सो गई। अगले दिन फिर रात के ठीक 3 बजे मेरी आंख खुली मेरे रूम की खिड़की के बाहर चल रहे तूफान की वजह से। बाहर बहुत सारा शोर हो रहा था। मैं उठकर खिड़की बंद करके जैसे ही वापस मुड़ी, बाथरूम का दरवाजा फिर अजीब सी आवाज करते हुए खुल गया। मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस दरवाजे में अचानक से क्या समस्या हो रही है। पहले तो ऐसा कभी भी नहीं होता था। इतना सोचते हुए मैं दरवाजा बंद करने लग गई। तभी मैंने देखा कि आईने में फिर से लाल स्याही से कुछ लिखा हुआ था, मौत ने मात पाई, दोस्ती ने जीत पाई। ये क्या है? एक और अजीब सी पहेली। हाँ, ये नैना है। मैं तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर आकर सर से पांव तक चादर लपेटकर फिर से सो गई। उस रात मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये सब नैना ही कर रही है। ऐसी घटना मेरे साथ पिछले 2 महीने से रात के समय होने लगी। मैं 3 बजे उठती और बाथरूम का दरवाजा खोलती और फिर मुझे एक पहेली आईने पर लिखी मिलती। मैंने डर के मारे कई बार रात के 3 बजे उठने के बावजूद बाथरूम की ओर नहीं जाती थी, बल्कि अपने बिस्तर पर सोकर सुबह होने का इंतजार करती थी। पहले जब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था तब मैं वहां पर कई बार रात में उठती थी पर बाथरूम में नहीं जाती थी। पर अब रोज रात को ठीक 3 बजे उठकर मैं बाथरूम में जाती हूँ और वो पहेलियाँ पढ़ती हूँ, फिर बाद में आकर सो जाती हूँ। क्योंकि जब भी मैं वो पहेलियाँ बिना पढ़े सोती थी तब मुझे कोई ना कोई चोट उस दिन पक्का लगती थी। कभी सीढ़ियों से फिसलना, कभी चाकू से मेरा हाथ कटना, इसी तरह की छोटी मोटी चोट मुझे उस दिन खास लगती जब मैं उठकर बाथरूम का दरवाजा खुलने के बाद अगर वो पहेलियां ना पढ़ती थी। एक रात मैं पहेली बिना पढ़े ही सो गई। उसके अगले दिन सुबह मैं कॉलेज के गेट के सामने की ओर चलकर जा रही थी। मैंने अपने दाईं ओर देखा, कोई गाड़ी नहीं थी, इसीलिए मैं चलकर ही सामने की ओर जाने लगी। वैसे ही मेरे सामने से दाईं ओर से एक कार बहुत ही तेजी से आई, जो कि बहुत तेज से मेरे पास से गुजरी, जिस वजह से मैं गिर गई और मेरे हाथ में चोट आ गई। ये उन किस्सों में से एक है जो कि मेरे साथ बीते 2 महीनों में हुए थे। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे वो पहेलियां पढ़नी पड़ती थी। मैंने इस बारे में कई लोगों से बात करी पर किसी ने मेरा विश्वास तक नहीं करा। हर कोई मुझसे यही कहता कि मरने वाला इंसान वापस कैसे आ सकता है, पर सच तो यही है कि वो वापस आई है। वो मुझसे रोज रात को पहेलियों के जरिए कुछ न कुछ अपने होने का एहसास दिलाती है, और अगर मैं पहेलियां ना पढ़ूं तो मुझे छोटी मोटी चोट देती है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर, वो मेरी दोस्त थी, या फिर कहो है। पर क्या हो अगर आपको लगे कि आपके साथ आपके कमरे में कोई रूह है, तब आप क्या करोगे? शालिनी अपने दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने आई थी। इस समय वो अलवर से 80 किलोमीटर दूर भानगढ़ के किले के अंदर खड़े थे। शालिनी भानगढ़ किले की खूबसूरती को अकेली खड़ी ध्यान से देख रही थी। बहुत चर्चा सुनी थी उसने इस किले की। उसकी सहेली काव्या उसके पास आई और उसके साथ मोबाइल से सेल्फी लेने लगी। काव्या उसकी ली हुई फोटो को दिखाते हुए बोली, कितनी सुंदर लग रही है तू, देख जीजू की तो लॉटरी लग गई, कुछ महीने और फिर तो चली जाएगी। काव्या शालिनी को छेड़ते हुए बोली, तुझे कितनी बार बोला है शादी की बात मत किया कर, अभी मुझे बहुत पढ़ना है और वो मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। लड़की की जगह लड़का होती तो अच्छा होता, शालिनी रुआसे स्वर में बोली। माहौल बदलते देख काव्या ने शालिनी का ध्यान भटकाना ही ठीक समझा। इस मंदिर की नक्काशी देख, ये किला तो वास्तव में बहुत ही सुंदर है। शालिनी मंदिर को देखने लगी। किले में स्थित एक मंदिर की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी को देखते हुए शालिनी जैसे उसकी सुंदरता में खो गई थी। फिर दोनों अपने दोस्तों के बीच आ गए। इस किले के बारे में कुछ बताओ, शालिनी ने एक्साइटमेंट के साथ वहां के स्थानीय गाइड भानु प्रताप से कहा।
मैडम यहाँ शाम 6 बजे के बाद रुकना मना है। ये देखिए यहाँ लिखा भी है। भानु प्रताप उनको बोर्ड की ओर उंगली दिखाता हुआ बोला, ये किला लोग भूतिया मानते हैं। कहते हैं यहाँ पर रानी रत्नावती की आत्मा आज ही भटकती है, इसीलिए इसको भूतों का भानगढ़ भी कहते हैं। शालिनी ये सुनकर उसकी बातों में रुचि लेने लगी। रानी रत्नावती कौन थी? उसकी आत्मा क्यों भटकती है? पूरी कहानी बताओ। शालिनी की जिज्ञासा जाग उठी। काव्या भी भानु प्रताप की ओर उत्सुकता से देखने लगी। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया। भानु प्रताप उनकी ओर मुखातिब होकर कहानी सुनाने लगा। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी था। राजकुमारी के सुंदर रूप को देखकर तांत्रिक उस पर मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में वो सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी भी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग करा। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चली तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। उसकी शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु तेवड़ा के पीछे पड़ गया और उसने उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। यही कारण है कि आज भी लोगों में इस बात का भय है और भानगढ़ में भूतों का निवास माना जाता है। शालिनी और काव्या ये सुनकर डर ही गए थे। उनको ध्यान से देखता हुआ भानु प्रताप फिर से बताने लगा, अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। भानगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी भूत रहते हैं। सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भानगढ़ किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। चलो शालिनी, अब यहाँ से चलते हैं। कुछ महीनों बाद तेरी शादी है, मेरी तो अभी सगाई भी नहीं हुई। काव्या उसके हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगी। बाकी सारे लोग ये देखकर हंसने लगे। फिर भानु प्रताप उनको सोमेश्वर मंदिर दिखाने ले गया। कुछ दिनों के बाद, शालू शालू उठो बेटा। शालिनी की माँ आवाज़ से देखकर थक गई। जब शालिनी नहीं उठी तो शालिनी की माँ उसके कमरे में गई और अंदर का नज़ारा देखकर चौंक गई। शालिनी के बाल खुले हुए थे और वो एकटक दीवार की ओर देख रही थी। मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? कुछ ही महीनों में शादी है तेरी, इतनी देर तक सोएगी तो ससुराल में कैसे रहेगी? चल जल्दी उठ। जब से माँ से आई है घूमकर तब से बदल गई है तू। शालिनी के कंधे झंगोड़ते हुए माँ बोली। अचानक शालू ने माँ के हाथ को पकड़ा और उनकी आंखों में आंखें गड़ाकर बोली, रत्नावती हूँ मैं, नहीं छोड़ूंगी किसी को। कहाँ है वो तांत्रिक? सदियों से इंतजार कर रही हूँ उसका, नहीं छोड़ूंगी। शालिनी की माँ ये सुनकर सिहर उठी। उसका यह बदला हुआ रूप पहली बार देख रही थी वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। क्या हो गया ये शालू को, वो सोचने लगी। शालिनी की माँ ने काव्या को बुलाया और उसको शालिनी के बदले रूप के बारे में बताया। वो भी ये सुनकर घबरा गई। काव्या शालिनी के कमरे में गई और कुछ ही देर में घबरा कर वापस आ गई और फिर उसने भानगढ़ की पूरी कहानी शालिनी की माँ को बता दी। आंटी, मुझे लगता है किसी आत्मा ने पकड़ लिया उसको, मुझे तो पहचान ही नहीं रही है। वो बोल रही है किसी को नहीं छोड़ूंगी, अपने आप को रत्नावती बताती है। शालिनी की माँ सुनकर और घबरा गई। शालू के पापा को बताती है। शालू के पापा को बताती हूँ,
तुम अपना ध्यान रखना। फिर काव्या वहाँ से चली गई। डॉक्टर को पूरी बात बताने के बाद शालिनी के माता पिता डॉक्टर को शालिनी के पास ले गए। शालिनी लगातार डॉक्टर को घूर रही थी। डॉक्टर ने शालिनी को अच्छी तरह से चेकअप करा। कुछ टेस्ट कराने के बाद शालिनी के माता पिता को वो बाहर आकर कुछ समझाने लगे। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी पागल नहीं है। शालिनी को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है। ये क्या है डॉक्टर साहब? एक मानसिक विकार है जिसमें एक व्यक्ति का असल व्यक्तित्व पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति में 2 या उससे अधिक पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं। हर व्यक्तित्व के विचार, कार्य और व्यवहार पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। ये अभी भानगढ़ घूमकर आई है और खुद को रत्नावली के व्यक्तित्व में से ढाल लिया है। ये ठीक कैसे होगी? कब तक ठीक होगी? शालू की मां ने चिंतित स्वर में पूछा। डॉक्टर ने बताया, ठीक करने में लंबा समय लगता है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से व्यक्ति को सामाजिक शर्म, ग्लानि, चिंता और दुख का सामना करना पड़ता है। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के रोगियों में आत्महत्या का भय भी रहता है। इसीलिए सही और शीघ्र उपचार बहुत ज़रूरी है। ये बाकी बीमारियों की तरह ही है, बस इसके उपचार के दौरान हमें शालिनी से थोड़ी संवेदनशीलता रखनी चाहिए। दवाइयों से ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें। फिर डॉक्टर शालिनी के माता पिता को चिंता में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों के बाद काव्या फिर से शालिनी से मिलने उसके घर आई। उसकी माँ ने काव्या को रोते हुए बताया, काव्या, किस मनहूस घड़ी में तुम उस किले में घूमने चली गई? शालू तो पागल ही हो गई है, ना ठीक से खाती है ना सोती है, और उसकी शादी भी टूट गई है। लड़के वाले बोल रहे हैं, इस पागल से कौन शादी करेगा? शालिनी की माँ अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप चिंता मत करो आंटी, सब ठीक हो जाएगा, मैं देख कर आती हूँ। काव्या शालू के कमरे में गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसने देखा शालू बहुत खतरनाक मुद्रा में बैठी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पहले से जानती थी कि वो आ रही है। काव्या को देखते ही वो बोली, कहाँ है वो तांत्रिक? किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। काव्या ने शालू की ओर हंसते हुए और फुसफुसा कर बोला, तांत्रिक ने शादी से मना कर दिया है। फिर रुकते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अगर तुझे उसी तांत्रिक से शादी करनी है तो बोल, मैं कुछ भी करती हूँ। ना बाबा ना। ये कहते हुए शालिनी ने काव्या को गले से लगा लिया। थैंक यू काव्या यार। काव्या ने शालिनी का हाथ अचानक पकड़ लिया और कहा, मैं रत्नावती हूँ, रानी रत्नावती। कहाँ है वो तांत्रिक? उसका सदियों से इंतज़ार है मुझे। फिर वो दोनों ही तेज तेज हंसने लगी। मेरा नाम रवि है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बरेली के पास के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। दरअसल ये घटना मेरे एक दोस्त विशाल की है, जो कि उसी गांव का था, और जिस समय ये घटना उसके साथ घटी, ये घटना पूरे गांव में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी आई। दरअसल बात ये थी, उस गांव से नज़दीक जो एक सबसे करीब वाला शहर था, वहाँ पर एक बड़ी कंपनी का डिलीवरी वेयरहाउस था, जहाँ पर उस कंपनी का काफ़ी सारा सामान रखा रहता था। विशाल का काम अपने ट्रक से उस सामान को मेन सिटी में ले जाना था, और वो इस काम को 2.5 साल से कर रहा था। यह घटना साल 2019 के आसपास की है। उसकी कंपनी उसे ओवरटाइम करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी देती थी, जिस कारण वो अक्सर ही एक्स्ट्रा टाइम करता था, क्योंकि घर उसका वहाँ पर था नहीं और वो अपने ट्रक में ही रहा करता था और हफ्ते या 10 दिन के बाद गांव में वापस आया करता था अपने घर में। इसीलिए अधिकतर समय उसका काम पे ही चला जाता था। उस रात भी करीब रात के 9:30 बजे, जब उस वेयरहाउस को बंद करने का टाइम होने वाला था, उस टाइम पर उनके लिए एक इमरजेंसी काम आया। उसका ट्रक उसे पहले से ही लोडेड मिला और इस बार उसके साथ उसकी मैनेजर, जो कि एक 40 साल के आसपास की लेडी थी, वो भी जाने वाली थी, क्योंकि उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट साइन वर्क भी करवाना था।
विशाल क्योंकि वहाँ का एक काफ़ी अच्छा वर्कर था और काफ़ी समय से वहाँ पर काम भी कर रहा था, तो सबसे उसकी अच्छी खासी बातचीत थी। इस वजह से उनकी मैनेजर को भी उसके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी थी। तो वे दोनों ही अपने ट्रक के रात वहाँ से निकल जाते हैं। रात का सफ़र था और तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव के बाद सुबह के लगभग 3 बजे के आसपास वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें पहुँचना था। इसके बाद अगले 1 घंटे तक वे लोग अपना पेपर वर्क का काम वहाँ पर कर लेते हैं और जो कुछ ज़रूरी काम होते हैं उन्हें भी निपटा लेते हैं। वैसे तो उन लोगों ने सोचा था कि सूरज निकलने के बाद ही वहाँ से वापस के लिए निकलेंगे, पर उसी टाइम पर विशाल को अपने घर से कॉल आता है। ये कॉल था उसके भाई का। दरअसल उसका उस दिन एक्सीडेंट हो गया था और विशाल के सामने काफ़ी सारी परेशानियां एक के बाद एक करके आए जा रही थी। विशाल को वहाँ से जल्दी निकलना था। उसने अपनी मैनेजर को सारी बात बताई, तो सिचुएशन को समझते हुए वो भी उसी टाइम उसके साथ निकलने के लिए तैयार हो गई। अब क्योंकि ये नवंबर का महीना था तो दिन तो वैसे भी लेट से निकलता था और वो लगभग सुबह के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वहाँ से निकल रहे थे। रास्ता 3.5 घंटे के आसपास था रोड से, पर क्योंकि विशाल काफ़ी जल्दी में था तो वो एक छोटे रास्ते को लेते हुए, जो कि थोड़ा कच्चा रास्ता भी था, वहाँ से निकलने का सोचता है। उसने ये बात अपनी मैनेजर से पूछी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें रास्ता पता है तो ले चलो। विशाल उस रास्ते से अपना ट्रक ले जाने लगा। उन लोगों को उस रास्ते पर उतरे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके थे और उसके बाद वे दोनों ही देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई है और वो सामने की तरफ देख रही थी और उनके देखते के साथ ही उसने अपना मुंह नीचे की तरफ कर लिया, पर वो लड़की खड़ी नहीं हुई और ना ही उसने गाड़ी को रुकवाने के लिए कोई इशारा करा। विशाल उसे देखकर सच में पहले तो घबरा सा गया। ऐसा नहीं कि उसे कुछ भूत वूत जैसा लगा था, पर उसके मन में डर था डाकू जैसी चीज़ों का, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी घटनाएं उसने अक्सर सुनी थी कि ऐसे लोग बच्चों या फिर ऐसी लड़कियों का सहारा लेते हैं और उसके बाद आसपास से कई सारे गुंडे आप पर हमला कर देते हैं। पर जो उसकी मैनेजर थी वो दिल की काफ़ी साफ और थोड़ी भोली भाली किस्म की औरत थी। उन्होंने जब उस लड़की को देखा तो उन्होंने बोला, हो सकता है कि ये अपना रास्ता भूल गई हो, मैं एक बार उससे पूछ लेती हूँ। उन्होंने पहले विंडो को नीचे करके उससे पूछने की कोशिश करी, पर उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस कारण से अब वो ट्रक से नीचे उतर के उसके पास जाने का सोचने लगी। विशाल ऐसा नहीं चाहता था, पर वो उन्हें चाहते हुए भी नहीं रोक पाया और वो ट्रक से नीचे उतरी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। इस बीच विशाल आसपास देख रहा था कि कहीं कोई उन पर हमला तो नहीं करने वाला, पर उनके आसपास दूर दूर तक किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी। जब उसकी मैनेजर उस लड़की के पास गई और उससे जाकर बोलने लगी, तब भी वो उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, मानो वो उसे सुन ही ना पा रही हो। तब उन दोनों ने मिलकर ये अंदाज़ा लगाया कि शायद वो लड़की बहरी थी। तब विशाल की मैनेजर ने उस लड़की के सामने हाथ से कुछ इशारे करने की कोशिश करी और उसे देखकर थोड़ी खुशी भी हुई कि उसके इशारे देखकर उस लड़की ने अपना मुंह उठाया और उसकी तरफ देखने लगी, जिससे कि उसे लगा कि शायद वो उसकी बात को अब समझ पा रही है। तब उसने उससे इशारों में कहने की कोशिश करी कि आओ हमारे साथ ट्रक में, हम तुम्हें छोड़ देंगे जहाँ तुम जाना चाहती हो। वो लड़की एक पल को तो बस उसे देखती रही और फिर उसके बाद खड़ी हुई और ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। विशाल को पूरे टाइम काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, पर वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस लड़की की उम्र यही कोई 16-17 साल की लग रही थी देखने में। अपनी सीट से थोड़े पीछे की जगह में जहाँ पर एक सीट थी, वहाँ पर उन्होंने उस लड़की को बैठा दिया और उसके बाद वो भी खुद ट्रक के अंदर बैठ गई, जिसके बाद वे लोग गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की सोचने लगे। तब विशाल ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, पर वो लड़की कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर उसने कुछ इशारों के साथ उससे पूछने की कोशिश करी तो उसने बस सामने अंधेरे की ओर इशारा करा, आगे की तरफ। विशाल ने आगे और कुछ नहीं पूछा
और अपना ट्रक स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब आगे जाके एक पॉइंट पर दो रास्ते डिवाइड हो रहे थे और बात यह थी कि वो दोनों ही रास्ते एक छोटे थे और एक लंबे थे विशाल की मंजिल के लिए। विशाल के मन में फिर भी कुछ आया और उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा घर किस तरफ है? तब उस लड़की ने उस रास्ते की तरफ इशारा करा जो थोड़ा जंगल के बीच में से जाता था, पर वो छोटा रास्ता था विशाल के लिए भी। विशाल ने सिर्फ इसी वजह से उस रास्ते को चुन लिया, वरना वो पहले मेन रोड से होते हुए जाना चाहता था जो कि थोड़ा सा लंबा रास्ता था कंपैरेटिवली। अब वे लोग इस रास्ते से बढ़ने लगे और इस बीच तक सुबह के ये कोई 5 साढ़े 5 बज रहे थे, पर अंधेरा अब भी पूरा था। और तब उन्होंने नोटिस करा कि अब तक माहौल में उतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी, पर जब से वो उस रास्ते पर बढ़े थे उनके आसपास काफ़ी सारी धुंध सी आ चुकी थी और ये चीज़ देखने में थोड़ा डरावना सा माहौल बना रही थी। पर फिर भी वे लोग आगे बढ़े जा रहे थे। रोड खाली था तो विशाल भी ट्रक को अच्छी स्पीड में भगा रहा था। तब एकदम से उनको सामने की तरफ देखते हुए ब्रेक्स लगाने पड़े। तो विशाल ने देखा कि सामने की तरफ यही कोई 10-12 लोग खड़े थे जो कि आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे। पर सबसे डरावनी बात ये कि वो लोग ऐसा लग रहा था कि कहीं बस खोए हुए से थे। विशाल लगातार हॉर्न मारने लगा और वो ये भी सोच रहा था कि इतने सारे लोग आखिर इस समय पर कहाँ जा रहे हैं और ये कौन है। अब तक भी विशाल के मन में कुछ भी डरावना या ऐसा कुछ नहीं आया था। तब विशाल की मैनेजर जो कि साइड वाली सीट पर बैठी थी वो अपनी विंडो को नीचे करके थोड़ा बाहर की तरफ देखने लगी और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई कि बस वो लोग उनके सामने नहीं बल्कि उनके दाएं बाएं और पीछे की तरफ भी थे और लगभग हर तरफ 10 से 20 लोग थे उनके। और जब उसने ध्यान से उनमें से एक का चेहरा देखा और धीरे धीरे हर एक का चेहरा देखा, वो बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि उसने देखा कि उनकी आंखें सफ़ेद थी और उनके मुंह भी बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जिनमें जान नहीं थी। वो इस बात को देखते ही समझ चुकी थी कि वो लोग जिंदा इंसान नहीं हैं बल्कि शायद आत्माएं हैं जिनका उनसे सामना हो रहा है। उसने काफ़ी तेज़ी से खिड़की को बंद करा और हाँफते हुए विशाल की तरफ देखने लगी, लेकिन विशाल अब तक इस बात से अनजान था। उसने पूछा कि आखिर क्या हुआ और आप इस तरह क्यों देख रही हो? तब उसने कुछ भी नहीं बोला और बस आगे की तरफ देखने लगी। तब डर के मारे थोड़ा कांपती सी हुई उसने बोला, ट्रक को पीछे की तरफ लो, शायद तब यहाँ से निकल सकते हैं। उसने फिर कुछ सोच के पीछे उस लड़की की तरफ देखकर बोलना चाहा कि क्या तुम्हें पता है यहाँ से कैसे निकलना है? पर इससे पहले कि वो पीछे देख भी पाती, उस लड़की की बेहद डरावनी हंसी माहौल में गूंज उठी। विशाल और उसने एक साथ पीछे की तरफ देखा और उनकी गिग्गी बन गई क्योंकि वो लड़की, उसकी आंखें भी अब सफ़ेद हो चुकी थी और वो बिल्कुल भयानक हंसी हंस रही थी जिससे उन्हें समझ आ चुका था कि वो भी कोई इंसान तो शायद नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, उसकी हंसी को सुनकर आसपास वो जितने भी मुर्दा लोग घूम रहे थे वे सभी अब उनके ट्रक की तरफ आने लगे और ये देखकर उन दोनों को बेहद ज़्यादा डर लगने लगा। कुछ ही देर में वे सभी लोग आसपास से उस ट्रक को घेर चुके थे और उस ट्रक के दरवाजे खिड़कियों को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगे थे। वो लड़की इधर अंदर बैठकर काफ़ी तेज़ हंसे जा रही थी और बस उनको घूरे जा रही थी। विशाल और उसके मैनेजर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तब उनकी आंखों के सामने ही वो लड़की एकदम से ही ऐसा होने लगा कि वो धुंधली सी होती गई और कुछ ही सेकंड के बाद वो लड़की उनकी आंखों के सामने से बंद दरवाजे में से ही आर पार होकर बाहर की तरफ चली गई। और इसके बाद मानो एकदम से उनके आसपास रोशनी सी हुई और जब वो रोशनी कम हुई तब उनके आसपास की धुंध थोड़ी कम हो चुकी थी और उनके आसपास में अब कोई भी नहीं था। उन्होंने बस यही अंदाज़ा लगाया कि जो कुछ भी था वो जितनी भी आत्माएं वहाँ पर आई थी शायद बस उस लड़की के लिए। वे विशाल अब बिना कहीं रुके सीधा अपने वेयर हाउस में गया और उसके बाद सीधा अपने गांव।
विशाल को उस घटना के बाद काफ़ी तेज़ बुखार रहा और अगले 1 हफ्ते तक वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। जब उसने अपने दोस्तों को एक घटना बताई तो उसके दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए और तब उसे किसी से उस जगह के बारे में एक बात पता चली कि उसी रास्ते के आसपास में कहीं पर एक बार एक परिवार को किसी बड़ी साजिश के तहत जान से मार डाला गया था और उनकी लाश को वहीं पर छोड़ दिया गया था। केस कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की वजह से दबा दिया गया था और उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया था। विशाल को कुछ कंफर्म तो नहीं था, पर उसने बस इस बात का अंदाज़ा लगाया कि शायद जिन आत्माओं से उसका पाला हुआ वो हो सकता है कि उन्हीं लोगों की आत्माएं हों जिनकी वहाँ पर मौत हुई थी।